नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास उपन्यास पर बात करने वाले हैं। धर्मवीर भारती का कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा उपन्यास जिसने पीढ़ियों को छुआ है। और हम खास तौर पर इसके अंतिम अध्यायों पर ध्यान देंगे, मतलब अध्याय 41 से 44, जहां चंदर की कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। सही कहा, वो हिस्सा जहाँ कहानी का पूरा सार, उसका दर्द सिमट आता है। हमारे पास इन अंतिम अध्यायों का एक विस्तृत सारांश है। ये सिर्फ कहानी का अंत ही नहीं बताता, बल्कि चंदर के जीवन के उस मोड़ पर रोशनी डालता है जहां सब कुछ जैसे थमसा गया था। हाँ, वो स्रोत काफी उपयोगी है ये समझने के लिए कि आखिर चंदर के साथ हुआ क्या। तो आज इस चर्चा का मकसद यही है, इस स्रोत सामग्री के जरिए चंदर के जीवन के आखिरी पड़ाव को समझना, उसके अंदर जो चल रहा था, वो गहरा मानसिक संघर्ष और उपन्यास का वो मार्मिक अंत। बिल्कुल, चलिए इस जटिल कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो स्रोत की शुरुआत ही थोड़ी संजीदा है। ऐसा लगता है कि कहानी के अंत तक आते आते चंदर का जीवन एकदम खाली हो गया था, वीरान। हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है, वीरान। न सुधा उसके पास थी, न वसुंधरा। क्या ये सिर्फ अकेलापन था या कुछ और गहरा? देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ बाहरी अकेलापन नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं थे या लोग नहीं थे। अच्छा। ये एक गहरी आंतरिक रिक्ति थी, एक खालीपन जो उसके वजूद के केंद्र तक फैल गया था। दोनों प्रेम संबंधों का टूटना, सुधा का विवाह हो जाना और वसुंधरा से उसका खुद दूर हो जाना, जी। इसके बाद जैसा स्रोत बताता है, उसके भीतर सिर्फ तन्हाई बची थी। सिर्फ तन्हाई। तन्हाई, एक कड़वा पछतावा और एक दर्द जो लगातार बना हुआ था। ये उसके चरित्र का वो बिंदु है जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती। एक तरह का भावनात्मक पतन, शायद आध्यात्मिक भी। तो मतलब बाहरी हालात से ज्यादा ये उसके अंदर का बिखराव था। हाँ बिल्कुल, अंदर का बिखराव। और इसी गहरे अंधेरे के बीच कहानी सुधा की स्थिति को बिल्कुल अलग तरह से दिखाती है ना? हाँ, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्रोत के मुताबिक सुधा अपने वैवाहिक जीवन में यूं कहें कि एक तरह की स्थिरता पा चुकी थी, एक संतुलन। हाँ, उसने जीवन की सच्चाइयों से जैसे समझौता कर लिया था। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि वो चंदर का सम्मान अब भी करती थी, उसके लिए मन में एक नरम कोना था। बिल्कुल सही। स्रोत इसी विरोधाभास को दिखाता है। सुधा ने, ऐसा लगता है, एक व्यवस्थित सामाजिक रूप से स्वीकृत जीवन चुन लिया था, उसमें स्थिरता थी। चंदर के लिए सुधा अब क्या थी? महज एक सम्मानजनक स्मृति, अतीत का एक अध्याय जिसे वो बदल नहीं सकता पर भूल भी नहीं सकता। और शायद यहीं पर चंदर का संघर्ष और गहरा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। स्रोत के अनुसार उसका मन इस सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिसे उसने अपना सब कुछ माना। हाँ, कि जिस इंसान को उसने अपनी पूरी चेतना का, अपनी भावनाओं का केंद्र माना था, वो अब स्थायी रूप से किसी और के जीवन का हिस्सा है, किसी और की दुनिया का। ये मानना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और ये यथार्थ, ये कठोर सच्चाई उसके अंदर के दर्द को लगातार कुरेदती रहती थी, उसे और ज्यादा अकेला और ज्यादा बेबस महसूस कराती थी। समझ सकती हूँ। एक तरफ सुधा की वो स्थिरता जो शायद चंदर को अपनी अस्थिरता का और भी ज्यादा एहसास कराती होगी। हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है। और दूसरी तरफ कहानी में वसुंधरा का पात्र है, वो इस स्थिति को और उलझा देता है ना? हाँ, वसुंधरा का कोण बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत ये साफ तौर पर बताता है कि वसुंधरा वो अब भी चंदर से गहरा प्रेम करती थी। बिल्कुल, वो उसके जीवन में एक नया सहारा बन सकती थी, एक नई शुरुआत की संभावना थी। पर चंदर वो लगातार उससे दूर भागता रहा। क्यों? क्या ये सिर्फ सुधा की याद थी या कुछ और भी था उसके मन में? स्रोत यहाँ चंदर के अंदर चल रहे द्वंद्व को खोलता है। वजह सिर्फ सुधा की याद नहीं थी, तो फिर क्या था? बल्कि चंदर का अपना आदर्शवाद था, उसकी अपनी नैतिकता की धारणा। अच्छा, कैसे? स्रोत के मुताबिक चंदर को ये महसूस होता था कि वसुंधरा के प्रेम को स्वीकार करना, उसे अपनाना, सुधा की पवित्र मानी गई यादों के साथ एक तरह का विश्वासघात होगा, धोखा होगा। ओह, तो ये उसका अपना बनाया हुआ जाल था एक तरह से। हाँ, ये उसका आदर्शवाद था, अपने ऊंचे सिद्धांतों पर टिके रहने की शायद एक जिद। और स्रोत इशारा करता है कि यही नैतिक ऊहापोह, अतीत के प्रति जरूरत से ज्यादा वफादारी और वर्तमान को ठुकराना। हाँ, और वर्तमान की संभावनाओं को ठुकराने की ये कश्मकश उसे और ज्यादा अकेलेपन और निराशा की गर्त में धकेलती चली गई। मतलब वो न तो अतीत को छोड़ पा रहा था, न भविष्य को अपना पा रहा था। बिल्कुल, वो बीच में कहीं फंस गया था। तो ये एक तरह का गतिरोध था जिसे उसने खुद ही खड़ा किया था,
एक तरफ सुधा को खोने का दर्द, जिसका दोष वो शायद समाज या हालात पर डाल सकता था। हाँ, कुछ हद तक। दूसरी तरफ वसुंधरा को खुद ठुकराने का फैसला, जिसकी जिम्मेदारी तो पूरी तरह उसी की थी। सही कहा। ये दोहरा बोझ उसके मन पर क्या असर डाल रहा था? स्रोत इस अंदरूनी लड़ाई के बारे में क्या कहता है? स्रोत के अनुसार ये स्थिति चंदर के भीतर एक भयानक विनाशकारी संघर्ष पैदा कर रही थी। विनाशकारी? हाँ, वो धीरे धीरे इस कड़वे सच पर पहुंच रहा था कि उसने सुधा को समाज की बेड़ियों के नाम पर खो दिया और अब वो वसुंधरा को अपनी ही बनाई हुई नैतिक दुविधाओं की वेदी पर कुर्बान कर रहा है। ये एहसास तो किसी भी इंसान को तोड़ सकता है। बिल्कुल। ये एहसास कि वो दोनों ही प्रेम कहानियों के नाकाम होने के लिए कहीं ना कहीं खुद भी जिम्मेदार है, उसे भीतर से खोखला कर रहा था। ये जानना कि गलती अपनी भी है, ये बहुत भारी होता होगा। हाँ। तो क्या स्रोत बताता है कि आत्मविश्लेषण उसे किस तरफ ले गया? क्या उसे कोई रास्ता दिखा या वो इस चक्रव्यूह में और फंसता गया? नहीं, रास्ता तो नहीं दिखा। स्रोत का विवरण यहाँ और भी मार्मिक हो जाता है। अच्छा। ये एहसास उसे किसी समाधान की ओर नहीं ले गया, बल्कि और गहरे विघटन की ओर। विघटन मतलब? मतलब जैसे उसके जीवन के जो आधार थे ना, प्रेम, उसके अपने बनाए आदर्श, रिश्ते, हाँ, वे सब रेत के महल की तरह ढहते नजर आ रहे थे। उसे अपनी जिंदगी का कोई मकसद, कोई अर्थ ही नजर नहीं आ रहा था। पूरी तरह दिशाहीन। हाँ, पूरी तरह। स्रोत बताता है कि वो खुद को हर पल टूटा हुआ, पराजित और पूरी तरह असफल महसूस करने लगा था। ओह। ये एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो अपने ही आदर्शों के बोझ तले दब गया है, जो बाहरी दुनिया की सच्चाइयों और अपनी अंदर की उम्मीदों के बीच संतुलन नहीं बना पाया और अब पूरी तरह हार मान चुका है। हाँ, उसमें अब लड़ने की या कोई नया रास्ता खोजने की इच्छा शक्ति भी जैसे खत्म होती जा रही थी। ये तो पूरी तरह से आत्मविनाश की राह लगती है। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या कहानी का अंत इसी टूटन और निराशा में होता है? स्रोत अंतिम निष्कर्ष को किस तरह बताता है? केलापन और ये हार का भाव, ये अंततः चंदर पे पूरी तरह हावी हो गया। पूरी तरह? हाँ, वो भावनात्मक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। उपन्यास का अंत इसी त्रासदी को, इसी टूटन को दिखाता है। और अंततः, जैसा कि स्रोत का सारांश कहता है, चंदर की कहानी का अंत इसी दर्द के साथ होता है। वो एक ऐसे इंसान के रूप में रह जाता है जिसके पास कुछ नहीं बचता। हाँ, न भविष्य की कोई उम्मीद, न वर्तमान में कोई अपनापन, सिर्फ अतीत की कड़वी मीठी यादें और कभी न खत्म होने वाला पछतावा। स्रोत के शब्द बहुत वजनदार लगते हैं जब वो कहता है कि चंदर एक ऐसा इंसान बनकर रह गया जिसके पास न प्यार था, न अपनापन, बस यादें और पछतावा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक दुखद अंत नहीं है, ये तो एक चेतावनी जैसा लगता है। निश्चित रूप से स्रोत यहाँ धर्मवीर भारती के मूल संदेश को ही सामने लाता है कि कैसे प्रेम, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत नैतिकता के इस जटिल जाल में इंसान उलझ जाता है। हाँ, उलझकर एक व्यक्ति इतना टूट सकता है कि वो अपनी आत्मा का सौदा कर बैठे या उसे पूरी तरह खो दे। तो चंदर का आदर्शवाद ही उसके पतन का कारण बना। कहानी का अंत यही दिखाता है कि चंदर का आदर्शवाद है, जो शायद कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा होगा, अंत में उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। यहाँ ये बात बहुत शिद्दत से उभरती है कि सही समय पर अपनी भावनाओं को न समझ पाना या उन्हें व्यक्त न कर पाना कितना भारी पड़ सकता है। या फिर सच को स्वीकार न करना। हाँ, या फिर यथार्थ की कठोरता को स्वीकार करने से इनकार कर देना जीवन की सबसे बड़ी, सबसे महंगी भूल साबित हो सकता है। और स्रोत के अनुसार चंदर का अंत इसी भूल का नतीजा है। हाँ, इसी अनकहेपन का, इसी आदर्शवादी हठधर्मिता का परिणाम है। तो कुल मिलाकर ये अंत सिर्फ चंदर की व्यक्तिगत कहानी का अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाठक को बहुत गहरे सवालों के साथ छोड़ जाता है। ये दिखाता है कि कैसे आदर्श और यथार्थ के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी है। और अगर वो संतुलन ना सध पाए तो जीवन एक त्रासद कथा में बदल सकता है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे गुनाहों का देवता के अंतिम अध्याय चंदर के गहरे अस्तित्वगत अकेलेपन को दिखाते हैं। हाँ, और सुधा की यथार्थवादी स्थिरता को भी। वसुधरा के अनकहे लेकिन मौजूद प्रेम को, और सबसे बढ़कर चंदर के अपने ही भीतर चलते उस विनाशकारी संघर्ष को, जैसा कि हमारे स्रोत सारांश में बताया गया है। और कैसे ये सारे तत्व मिलकर एक बेहद दुखद और मार्मिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कहानी यही दिखाती है कि कैसे सामाजिक दबाव, हाँ, जरूरत से ज्यादा खींचा गया व्यक्तिगत आदर्शवाद और वो हिचक और अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाहट या असमर्थता,
ये सब मिलकर प्रेम जैसी भावना पर भी भारी पड़ सकती हैं। और एक जीवन को निराशा और पछतावे के अंधेरे में धकेल सकती हैं। बिल्कुल। स्रोत के विश्लेषण के अनुसार ये कहानी सिर्फ प्रेम की असफलता की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये त्याग की, पीड़ा की और जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों का आईना है जिनका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। सही कहा। ये बहुत दर्दनाक तरीके से दर्शाती है कि कभी-कभी सही इंसान से सही समय पर सही तरीके से दिल न खोल पाना कितना महंगा पड़ सकता है। हाँ, वो चुप्पी, वो अनकहापन, वो जीवन भर का एक नासूर बन सकता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। शायद उपन्यास के पाठक और हमारे श्रोता भी इस पर विचार कर सकते हैं। कौन सा सवाल? कि क्या समाज की बनाई मान्यताएं और हमारे अपने गड़े हुए ऊंचे आदर्शों का बोझ इतना भारी हो सकता है कि उसके तले हमारी भावनाएं दम तोड़ दे? हाँ, क्या वो मौन, वो चुप्पी जिसे हम अक्सर सही मानकर ओढ़ लेते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है? क्या चंदर का अंत इसी अनकहेपन, इसी मौन का